तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सीमारू ने एक बैटल चैलेंज भेजा था अपने लॉन्डे ज़ूकिंग को। और ज़ूकिंग भी पहले तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मास्टर सेवन के कहने पर ये मान जाता है कि वो बंदी कुछ फ्यूचर में उसका हार्ट या जो भी है दूसरा हार्ट काम आ सकता है। लेकिन एक चीज़ ये और भी करता है कि मैं बैटल तो करूँगा रिप्लाई में, लेकिन बैटल तो द डेथ करूँगा। अब आगे तो देखो, ग्रू हंटर्स जो होते हैं ना, हाउस ऑफ ग्रू हंटर्स, वो एक स्पेशल ब्लड एब्जॉर्ब करते हैं जो कि उन्हें मदद करता है ग्रूज को कंट्रोल करने में। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, उनके अंदर ग्रोइश और आ जाती है। तो बहुत सनकी होते हैं, बाहर से कैसे भी दिखें लेकिन होंगे तो सनकी। फिजिकल पेन बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि ब्लड ग्रूज का इन्वॉल्वमेंट आप समझ सकते हो। तो इन चीज़ों में ना लंबे समय से लोग स्ट्रगल कर रहे थे। ग्रूज को कंट्रोल करना मतलब आप समझ सकते हो, जो ग्रूज मतलब भूत के जैसे होते हैं। और जब ब्रोकन फेस ऑफ गॉड की औरत पड़ी तो वो चीज़ें और इनके लिए खतरनाक हो गई। तो देख लो, ये लोग खूंखार तो होते हैं जिसकी वजह से बाकी सेक्स को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सीमारू को जू का रिप्लाई मिल चुका था, उसके अंदर के गुस्से को देखा जा सकता था। सुपरवाइजर ने जो एडवाइस दिया था ना, ये बंदी उससे भी इग्नोर कर दी थी। इवन सेक्ट लीडर ने एक्सप्लेन किया था इसके कि तुम फाइट लूज कर सकती हो, बट फिर भी ये बंदी बैटल करने के लिए जाती है। जो अपना भी टेम्पररी हेडक्वार्टर था ना सेवन ब्लड आइज का, हेवन मिरर ट्रेजर सेट, वहाँ पे और डायरेक्टली जाती है। मतलब लो प्रोफाइल वोफाइल कुछ नहीं रखती, सीधा ऐसा घुसती है तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब वही इसकी जो ग्रोइश और आती, वो जो बॉल्स जैसे दिखते थे, वो गाना गाते रहते थे 1 2 3 ऐसा करके। और फिलहाल ये वहाँ पहुंच जाती है और बोलती है स्माइल करते हुए कि ज़ोकिंग मैं आ चुकी हूँ। आवाज़ बहुत प्यारी थी, लेकिन उसमें ना एक इसकी आंखों में खूनीपन देखा जा सकता था। ज़ू यहाँ प्रकट होता है, एक कदम लेता है भाई, इसके ऊपर में 2 अम्ब्रेलास चमकने लगते हैं, यानी वो 7 कलर्ड और दूसरा जो इसका ब्लैक वाला लाइफ लगता है। पीछे में गोल्डन क्रो भी बन जाता है। अब देखो, आपको पता ही है कि 7 ब्लड आइज में इसने इस लड़की के क्लोन को भी मारा था। और फिलहाल मास्टर 7 ने इसे समझाया था, तो इसे ऑल आउट तो जाना था क्योंकि ये सेक्ट के ऊपर भी बात थी। 101 धर्मा पर्चर्स के पावर को अपने मुक्के पर फोकस करता और तेज मारता है पंच, जिसके अंदर में इसका गोल्डन क्रो टेक्निक का भी पावर था और तीनों लाइफ फ्लेम्स प्लस 2 लाइफ लैम्प, यानी बोल सकते हो पीक ऑफ 6 फ्लेम लेवल का पावर। सीमारू बदले में इसे काउंटर करने के लिए अपने हाथ को लहराती है। उसका हेवनली पैलेस की औरा चमकती है और ज़ू की तरफ बढ़ती है। अब एक जो हेवनली पैलेस होता है वो 6 फ्लेम बैटल प्रोविस के बराबर। अब दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। सीमारू का जो हेवनली प्लेस था ना, वो कांप सा जाता है और उस बंदी को 300 मीटर तक पीछे ढकेल देता है। ज़ू अपने जगह पे ही खड़ा था। अब देखो, 7 कलर्ड अम्ब्रेला इसकी फ्लैशी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था और उसका जो ब्लैक अम्ब्रेला था इसके सोल को। और 6 फ्लेम का बैटल प्रोविस सामने वाली बंदी का भी था, लेकिन वो इन चीजों को नहीं हिला सकता। और ज़ू क्या है ना, इन दोनों के पावर्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं, ब्लैक लैम्प और 7 कलर लैम्प के, तो और स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो मास्टर सेंग्यून जितना इस्तेमाल करता था ना 7 कलर लैम्प को, ये उससे अच्छा इस्तेमाल करने लगा था ज़ू। तो कह सकते हो ज़ू अभी ना 7 फ्लेम लेवल के बहुत करीब है या बराबर पे है। अब सीमारू को ये चीज़ें थोड़ी पता थी। तो एक फिलहाल इस बंदे के होठों से खून आ रहे थे। जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा थे ना 8 सेक्ट कोलिशन की, वो चीज़ों को ध्यान से देख रहे थे। बहुत लोग देखना भी चाहते थे ना कि ज़ू अभी इस समय नंबर 1 चोजन 1 है, राइट, 8 सेक्ट कोलिशन में, तो कैसा दिखता है, कैसा है। लोग बोलते हैं सीमारू ना थोड़ी लापरवाह बंदी है, सामने वाला बंदा 7 फिल्म लेवल पे है। कैप्टन को हमें दिखाया जाता है जो मस्त सेव खा रहे थे और चीजें को देख रहे और कहते चलो अच्छा हुआ मैंने वो आधा नाक खा लिया, नहीं तो मैं ज़ू को नहीं हरा पाता। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है ये बंदा कुछ और छिपा रहा है। अब ज़ू इस दौरान आगे बढ़ता है और फिर से एक फिस्ट अटैक मारता है। सीमारू जितने इसके भी मैजिकल डिवाइसेस थे वो ग्रूज को कंट्रोल करने वाले सब इस समय यूज करती है, लेकिन फिर से पीछे जाके गिरती और ज़ू फिर से एक मुक्के के लिए आगे बढ़ता है। कितना भी कोशिश कर रही थी भाई, काम नहीं कर रहे थे। हाँ, 2 हेवनली पैलेस होते तो फिर मुश्किल हो जाती ज़ू के लिए। तो इसकी जो सीलिंग ग्रूज टेक्निक थी वो अच्छे से काम करते। लगातार लड़की को ब्लड आने लगते हैं होठों से, मुंह से। इस दौरान इसके हेवनली पैलेस में ना एक छोटा सा बौना जैसा कुछ तो बैठा हो, तो वो अपनी आंखें खोलता है। ज़ू अचानक से रुकता है, इस बार मुक्के मारने की जगह अपने हाथ को थोड़ा ऊपर उठाता है, सर के भी ऊपर। तो आसमान में मतलब इसके हाथ से और एक निकल रही थी और एक हेवनली सैबर प्रकट होता है और टोटल ये 7 प्रकट होते हैं। हेवनली पनिशमेंट अटैक करके ये से बोलता है कि सीमारू और उसके हेवनली पैलेस पर अटैक कर देते हैं। और उसके अंदर में वो जो हेवनली पैलेस के अंदर डॉफ था वो भी पूरा हिल जाता है, फाइट करना चाहता था, लेकिन इस समय जो ज़ू का गोल्डन क्रो था ना वो भी उस पर नजर बना के था। सीमारू इस दौरान इसका ब्लड एनर्जी अनस्टेबल हो चुका था और ज़ू बहुत तेजी से बढ़ता उसके बाद, और सीधा एक एम था ना उसके राइट मतलब उसके चेस्ट की तरफ, क्योंकि इस बंदी के 2 हार्ट है, और राइट साइड से ना एक हार्ट इसका निकाल लेता है। चारों तरफ खून फैल जाता है, ऐसा लगता है इस बंदी का जो हेवनली पैलेस है ना वो फूट जाएगा।
लेकिन तभी एक ऑरा प्रकट होती है जो सीमारू को दूर थोड़ा हटा देती है और एक आवाज़ आती है कि मैं इस बैटल को रोकती हूँ, बैटल टू डेथ को, और तुम रख सकते हो उस ग्रूगलूम हार्ट को एज़ अ गिफ्ट। पर ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ था, बैटल बहुत आसान हुआ था इसके लिए। मास्टर 7 पे प्रकट हो जाते हैं और ज़ू से बोलते हैं ज़्यादा मत सोचो फोर्थ सिबलिंग, जो भी प्रॉब्लम था वो रिज़ॉल्व हो चुका है। वो बंदी फ्यूचर में तुम्हें थैंक्स बोलेगी। सेक्ट लीडर जो हैं ग्रू हंटर के, उन्हें भी थैंक करो इस गिफ्ट के लिए, और ज़ू इन्हें भी थैंक्स बोलता है। उधर दूर में सर ब्लड स्मेल्टर बाकी 7 लोगों के साथ बैठे हुए थे, अपने डिवाइन बेल को खींच लेते हैं और बाकी लोग भी। और फिर वो बोलते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब तो मैं मान सकता हूँ ना ये बेट मैं जीत गया। तो सीमा क्लैन में और मेरे सन इन लॉ के बीच में लगता है कुछ चीज़ें भी टाई अप हो गई, और आपने देख लिया मेरे डिसाइपल का डिसाइपल कितना तगड़ा है, तो आप कोलिशन का फंड भी अलॉट कर सकते हो, क्योंकि उस बंदे में तो पोटेंशियल है एंशिएंट एम्परर बनने का। हमें डाओ चाइल्ड वगैरह का टाइटल नहीं चाहिए, लेकिन पैसे ठीक-ठाक चाहिए, मतलब जो भी फंडिंग। फिलहाल सातों जो बाकी पैट्रियार्च मैट्रियार्च थे वो कुछ नहीं कहते। ख़ास करके पैट्रियार्च स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, क्योंकि गुस्सा आ रहा था। फिलहाल वो यहाँ से निकल लेते हैं। तो बैटल खत्म हो चुका था और ज़ू का नाम, ये जो 137 सेक्ट थे, 8 सेक्ट कोलिशन जिससे बना था, यहाँ पर मशहूर हो चुका था। मास्टर 7 भी, जो मास्टर सेंग्यून था, वो भी कैपेबल था कि गोल्ड कोर कल्टीवेटर से बैटल कर ले। फर्स्ट पिक गिवन ग्रैंड हाइनेस को भी उसने सप्रेस कर दिया, लेकिन इसलिए कर पाए थे क्योंकि फर्स्ट पिक के हमारे जो ग्रैंड हाइनेस थे उनके पास कोई अपना हेवनली पैलेस नहीं था, क्योंकि उन्होंने जस्ट ब्रेक थ्रू किया था और उनका कल्टीवेशन थोड़ा अभी भी अनस्टेबल था। लेकिन ज़ू अलग था भाई, उसने प्योर एक गोल्ड कोर कल्टीवेटर को, जिसने कि एक हेवनली पैलेस बना लिया और दूसरे के लिए ट्राई कर रही थी, उसे क्रश किया था। और बड़ी बात ये कि ज़ू का भी तो फोर्थ लाइफ फ्लेम बना ही नहीं है, अगर वो बन जाए तब तो भाई बातें और अलग हो सकती हैं। इधर मास्टर 7 जिसको बताते ही रहते थे चीज़ें, जैसे वो बैटल जो 7 ब्लड आइज और सीमा क्लैन में डिस्कशन के बाद ही हुआ था। फिलहाल जो सेट कोलिशन के साथ नेगोशिएशन थे वो भी कंप्लीट हो चुके थे, तो 7 ब्लड आइज कहाँ उनको मिलने वाला लैंड वो मिल चुका था। बाहरी लोगों को नहीं पता था, लेकिन कैप्टन को पता था, ज़ू को और थर्ड ब्रदर को पता था। और ज़ू एक अलग मिशन पे भी काम कर रहा था। जब यहाँ पर आया था ना, तभी उसे ज़ैंग सेन से बात हो गई थी यहाँ आने से पहले, मतलब जब वो पुराने वाले जगह पे थे फिनिक्स लैंड में, कि मुझे बता देना कहाँ बन रहा है ताकि हम प्रॉफिट अच्छा कमा पाएंगे। बॉर्डर्स वगैरह पता चलनी चाहिए ना, सी साइड किधर है, बहुत सी चीज़ें मैटर करेंगी, क्योंकि ज़ैंग सेन के हिसाब से कप्तान सही नहीं इन चीज़ों में। तो ज़ू को पूरा डिटेल तो अब मिल चुका था। तो पहले ये क्या करता है, मैसेज भेजता है ज़ैंग सेन, क्योंकि इसे मालूम था ज़ैंग सेन जैसा ना खतरनाक बंदा कोई नहीं है। तो वो तुरंत क्या करता है, टेलीपोर्टेशन पासेस खरीद देते हैं मेन लैंड के लिए, और आते ही वो बिजी हो जाते हैं अपने काम में। ज़ू वगैरह से तो मिलते भी नहीं है कैप्टन से। थर्ड ब्रदर इधर अपना अलग बिजी चल रहे थे, उनका इन्फॉर्मेशन उनको मिल रहा था, तो वो जो भी होगा मास्टर 7 ने काम दिया हो, पब्लिक को भी कुछ न्यूज़ पता चल जाती है कि 7 ब्लड आइज कहाँ जाने वाले थे। तो बाकी भी जो लोग थे ना 7 सेक्ट कोलिशन के, वो भी काम पर लग जाते हैं, क्योंकि बिजनेस तो सबको करना है। इधर जो फिनिक्स लैंड से बाकी आने वाले थे 7 ब्लड आइज के लोग, वो आना शुरू हो जाते। सबसे पहले 6th पिक के डिसाइपल आते हैं। देखो एक चीज़ और था कि वो फाउंडेशन है 7 ब्लड आइज का फिनिक्स लैंड में, उसे ये लोग पूरी तरह से नहीं छोड़ने वाले थे, तो 60% ही डिसाइपल आने वाले थे। लेकिन 6th पीक पूरा आ जाता है। अब देखो पूरा बनाना से एक नया शहर बसाना, उसमें टाइम तो लगता है। इधर लोग आते रहते हैं डेली बेसिस पे, जो डिसाइपल्स से 7 ब्लड आइज के, ताकि नए शहर को धीरे धीरे बसाया जा सके। तो 7 ब्लड आइज को जो लोकेशन मिला था ना, जो इमॉर्टल रिवर था उसके आसपास का एक लोकेशन मिला, और वहाँ से ना दूरी में वो सुप्रीम आर्बिटर जो माउंटेन था वो भी दिखाई देता था। अभी एक काम बहुत चल रहा है, ज़ू कल्टीवेशन में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था, क्योंकि भाई 7th पीक का वन ऑफ द हाइनेस है, तो जिम्मेदारियाँ बहुत रहती हैं। तो मेन जब ढांचा है वो क्रिएट हो जाता है, टेलीपोर्टेशन पोर्टल वगैरह सेटअप होने लगता है, तो फिर इसको थोड़ा आराम मिल जाता है। हालाँकि फिर भी ज़ू हो या कैप्टन हो या थर्ड ब्रदर आसमान में ऐसा उड़ते रहते थे, और पूरा निगरानी रखना पड़ता था, जैसे सिटी वॉल्स वगैरह बनाया जा रहा था। और क्योंकि देखो जो 7 ब्लड आइज है वो सुप्रीम आर्बिटर माउंटेन के बहुत करीब है, ज़ू माउंटेन को अच्छे से देख पा रहा था। जो पहाड़ था ना वो ऐसा लगता था एक बड़े से जानवर का ना लाश का बना हुआ। बहुत सारे डार्क माउंटेन्स के पीक्स दिख रहे थे। कैप्टन इस दौरान बताते हैं कि जो पहाड़ी का दूसरा छोर है ना, वहाँ पर तुम्हें मिल सकता है 3 स्पिरिट्स, डाओ सप्रेसिंग माउंटेन। इस दौरान टेलीपोर्टेशन पोर्टल चमकता है, बहुत सारे डिसाइपल्स बाहर आने लगते हैं। इस दौरान सर ब्लड स्मेल्टर का जो चेहरा था ना, वो आसमान में प्रकट होता है और उस डायरेक्शन में देखता है जिस तरफ वो 7 आर्बिटर माउंटेन है जो भी था। और ज़ू सब उस तरफ देखता तो अलग ही देखता है कि हजारों लोग भाग रहे थे, और पिंक क्लाउड जैसा दिखता है, जहाँ पर एक वुमेन प्रकट होती है, 3000 मीटर लंबी थी, दिखने में बहुत सुंदर थी, जो कि 7 ब्लड आइज से बहुत करीब थी। उसका जो गाउन था ना वो जेड थ्रेड का बना था। इन सब चीज़ों को देखकर कहते हैं यार, कैप्टन बोलते कि ये तो मेरे पास होना चाहिए। सर ब्लड स्मेल्टर, क्योंकि वो इधर बढ़ रही थी, तो बोलते हैं रुक जाओ। जैसे उनकी आवाज़ पहुंची ना, उनकी आवाज़ में एक औरत थी, वो लेडी को रुकना पड़ता है, और वो बोलती है 7 ब्लड आइज, तुम लोगों के पास भी टैबलेट नजर आ चुका है। और फिर ये यहाँ से निकल जाती है सुप्रीम आर्बिटर सैल्वेशन माउंटेन की तरफ। तो वो जो भी थी ना, एक स्पिरिट थी, ऑगस्ट स्पिरिट, नीदर स्पिरिट, जो कि क्या करती थी,
वो थी थ्री स्पिरिट्स डाउस ऑफ ब्रीथिंग माउंटेन की। वो लोगों को डेवोर कर देती और अगर स्पिरिट के रैंकिंग में देखोगे ना तो वो दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कोई अगस्ट स्पिरिट स्पोर लाइट करके आता है। तीसरे नंबर पे जो भी है वो भी भाई वॉइड रिटर्निंग लेवल पे है, तो बहुत पावरफुल है। वो जानबूझ करके आई थी डराने के लिए, ऐसे कैप्टन बताते हैं। थर्ड ब्रदर भी अपना बता रहे थे और जू को समझ में आ रहा था कि भाई ये एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर, ये जो जगह है ना, काफी खतरनाक जगह है। कैप्टन की आंखों में चमक था कि यार इसका तो मैं कपड़ा बना लूँ ना मैं, वो जो स्पिरिट का वो ज़ेडाइट जो भी था, तो मज़ा आ जाए। गॉडनेस की ऑरा भी थी क्योंकि उसके अंदर। तो यहाँ आने से पहले ना कोलिशन में जू ने पढ़ा था वो थ्री स्पिरिट्स डाउस ऑफ ब्रीथिंग माउंटेन के बारे में, जहाँ पर लाशों का पूरा पहाड़ बन चुका है, गंदे स्मेल आती है। और उस डाउस ऑफ ब्रीथिंग माउंटेन के आसपास ना 137 कंट्रीज हैं, जैसे कि वो लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये उस जगह के बारे में डिस्क्रिप्शन था। लेकिन कोलिशन भी पावरफुल था, तो यहाँ वो चीज़ें नहीं हो पाती थी। दूसरा, इन लोगों ने ये लोकेशन क्यों चूज़ किया था, क्योंकि यहाँ से कैसा है, स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो रिवर का साइड मिलता है जो, और अलग से नहर भी बना दिया गया था, तो पानी डायरेक्टली मिल जाता था सेवन ब्लड आइज वालों को। बट जू की नज़रों में वही था अभी तक, थ्री स्पिरिट्स डाउस ऑफ ब्रीथिंग माउंटेन, ये उसी तरफ देख रहा था कि इसे जल्दी से स्ट्रांग होना पड़ेगा, मुझे कुछ डिवाइन एबिलिटीज भी मास्टर से मांगनी पड़ेंगी। दिन इस दौरान गुजरते जाते, काम चल रहा था, रोड्स वगैरह भी बनने लगे थे, बिल्डिंग भी खड़ी होने लगती है, वेल फॉर्मेशन भी हर एक कोलिशन वालों को अपना अपना होता है, सेवन ब्लड आइज का भी अपना है, तो ये सेटअप करना शुरू कर चुके थे। समय गुजरते जाता इस दौरान अब इन्हें अपनी लीडरशिप टीम भी बदलनी पड़ रही थी, क्योंकि पहले कैसा था, फर्स्ट पिक के मास्टर हैं, सेकंड पिक के मास्टर हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें अलग थी ना कि हर एक सेक्ट का सेक्ट लीडर हुआ करता था, और अपने में नहीं था, अपने यहाँ पीक मास्टर्स थे और पैट्रियार्स थे सीधा, और धर्मा प्रोटेक्टर्स भी इन्हें बनाने पड़ेंगे। वहाँ पे एल्डर्स हुआ करते थे, हालांकि नाम की चीज़ें हैं, लेकिन जैसा रूल है बाकी सेवन सेक्ट का वैसा ही इनको करना पड़ेगा। जू का दूसरा काम उसे मिल चुका था कि अगर पानी में थोड़ा भी करप्शन है ना, तो उससे बहा के फॉरबिडन सी की तरफ ले जाना है, ताकि फिर लोग यहाँ पर पोर्ट वगैरह बिल्ड कर सके। तो इन चीज़ों में ये लग जाता। अभी तक देखो जू का ये भी था, फेमस तो हो रहा था, लेकिन ऐसा कोई टाइटल नहीं मिला था, जैसे मास्टर सेंगी उनके पास था नंबर 1 चोजन, लेकिन लोग जानते तो थे, और जू को कोई भी लड़कियां देखती थी वो दीवानी हो जाती थी। लेकिन जू इस दौरान पानी मतलब पोर्ट के साइड ही फोकस कर रहा था अभी, और इस दौरान अपने सी फॉर्मिंग स्क्रिप्चर वगैरह को यूज़ कर रहा था, ताकि ये जो करप्टेड वाटर इसे समुद्री क्षेत्र में बहा दिया जाए। इस दौरान ये इन चीज़ों में व्यस्त था, क्योंकि इससे जू को भी फायदा हो रहा था, उसका कल्टिवेशन बढ़ रहा था। डिंगजू आ जाती है, नीले रंग के उसने कपड़े थे, बाल और अच्छे से बांधे हुए थे। बाकी जो फीमेल डिसाइपल्स थी नहीं, उनकी तरफ देखती है, क्योंकि वो जू पर नजर बना के थी। वो आती है और बिग प्रो जू किंग बोलती है, जू अभी कल्टीवेशन में व्यस्त था। आंखें खोलता है और देखता है, मतलब कि हाँ में सर हिलाता है, और वो बताने लगती है अपना कि मैंने ये वाले प्लांट्स के बारे में सीख लिया, मैंने 100 स्पिरिट ग्रास सीरम भी बनाना यहाँ पर आके सीख लिया, लेकिन उसकी मेडिसिनल इफिशियंसी जो है ना उतनी हाई नहीं है। मेरी आंटी भी बहुत बिजी है, अंकल भी बिजी हैं, और ग्रैंड पा तो किसी से मिलते नहीं, तो आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, मतलब क्या कुछ टिप्स वगैरह बता सकते हो। फिर भी वो स्पिरिचुअल नोट ज़रूर देती थी जू को, जू भी इसको चीज़ें बहुत सारी समझाता है, और वो भी बोलती कि मैं इन चीज़ों में आगे बढ़ती रहूँ। लेकिन अब इसको ये भी पता था ना, वो यान यान करके लड़की थी, वो भी जू के पीछे पड़ी थी। उधर जोंग है, वो तो डिंगजू का दीवाना था, वो भी उसको कहाँ छोड़ने वाला था। जू को समझ में आता है जब वो डिंगजू को देखता है, अब जू को समझ में आने लगता है कि ये प्यार का चीज़ है, जो भी पहले तो उतना इसे समझता नहीं था। तो जू फिलहाल इन दोनों को इग्नोर मारता है, यानी डिंगजू और जोंग को, और अपने जो सी वाटर की तरफ पुश करना था ये वाटर को, उससे उस पर फोकस करता है, और प्रोसेस ये चलते रहता है, और पोर्ट का भी जो काम था वो पूरा हो जाता है। अब जू के पास कोई काम नहीं था, मास्टर सेवन इसको मैसेज भेजते, ये भेजता है पहले कि मास्टर मुझे कोलिशन के जो चोजन वन के बारे में जानना है, कि वो 4 फिल्म लेवल पे आके क्यों रुक जाते हैं, मतलब 120 जब थर्मापर्चर्स खुल जाते हैं, क्या उसके पहले भी कुछ है क्या, मतलब गोल्ड कोर लेवल से जाने से पहले, और मुझे कुछ मैजिकल टेक्निक्स चाहिए क्योंकि मेरे पास काफ़ी नहीं है। थोड़े समय बाद ही मास्टर सेवन का जवाब भी आ जाता है कि आ जाओ मुझसे मिलने। तो जू इस दौरान सेवंथ पीक की तरफ बढ़ जाता है। मास्टर सेवंथ जो थे ना, आप सेक्ट लीडर थे पूरे, लेकिन फिर भी वो सेवंथ पीक पर ही रहते थे। अब जैसे ये पहुंचता है ना, तो वो देखता है डिंगजू की जो आंटी यानी मास्टर सेवन की डाविस्ट पार्टनर, वो गुस्से में बाहर आ रही थी, जो इन्हें रेस्पेक्ट दिखाता है। वो रुक जाती है, प्यार से इसको बोलती है, और छोटे कैसे हो लिटिल फोर्स। डिंगजू बताती है कि तुम कितने कल्टीवेशन में सीरियस हो, चलो तुम्हारा कैरेक्टर तो एटलीस्ट अच्छा है, तुम जितती नहीं हो, मतलब ये मास्टर सेवंथ को टॉन्ट मार रही थी, अकेले ही रहना सही है इनके लिए। लेकिन फिर भी वो एक वॉयलेट बॉटल निकालती है और जू को देती है कि ये दे देना अपने मास्टर को, मेरी आर्ट स्पिरिट रिकॉपरेशन पिल था ये, और फिर ये चली जाती है। जू इस बॉटल की तरफ देखता है और फिर सेक्ट लीडर के पैलेस में यानी मास्टर सेवन के अंदर घर में प्रवेश कर जाता है। वो एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर का मैप बना रहे थे। मैप में एक स्पॉट था जिसे देख करके जू का ध्यान जाता है, वो सुप्रीम आर्बिटर जो माउंटेन था ना उसके आसपास का एरिया था, जहाँ से वो नदी बहती थी। वहाँ पर मास्टर सेवन एक इंसान को बना रहे थे,
जो कि मेडिटेशन में बैठा हुआ था या बैठा हुई थी। और मास्टर 7 बोलते हैं ऐसा बनाते-बनाते पीछे भी नहीं देखते कि तुम क्यूरियस हो ना कि मैं इस कौन से बंदे को बना रहा हूँ, जो हाँ में चिल्लाता है। तो वो बताते हैं इस जगह के बारे में, बहुत ख़ास जगह है, जब तुम 4th फ़िल्म लेवल पे पहुँच जाओगे तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। क्या पता तुम्हें एक अच्छा अवसर मिल जाए। तो इसके बारे में मास्टर 7 ज़्यादा नहीं बताते हैं और वो मेडिसिन की बॉटल ले लेते हैं, थोड़ा-सा पीते हैं और फिर बैठ जाते हैं और ज़ू भी वहाँ बैठ जाता है। वो गो बोर्ड था मतलब चेस जैसा। पूछते हैं मास्टर 7 तुम्हें खेलने आता है? ज़ू बोलता है नहीं। वो बोलते हैं मैं तुम्हें सिखा दूँगा। और जिसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो जो ये चेस गेम है ना ये लाइफ़ के जैसा है। फिर एक-एक प्यादे रख रहे थे और चीज़ें समझा रहे थे। फिर वो धर्मापर्चर्स के बारे में इसी के थ्रू बताने लगते हैं कि 120 धर्मापर्चर तो ठीक है, लेकिन 121वें पर लोग जाना चाहते हैं और उसे ढूँढना सबसे बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है। जब तक कि कोई खतरनाक क्राइसिस ना आ जाए ना, तुम उसे ढूँढ नहीं सकते। बहुत कम लोग हुए हैं जो कि 121वाँ धर्मापर्चर खोल पाएँ। तो ज़ू पूछता है कि मतलब 121वाँ बस एक ही होता है, लेकिन वो 5 लाइफ फ्लेम के बराबर हो जाता है। वो अकेला 30 के बराबर है, ऐसा समझो। तो पूछता है ज़ू तो बताते हैं कि इसका फ़ायदा तब होता है जब तुम गोल्ड कोर लेवल पे जाते हो। तो जब गोल्ड कोर लेवल पे इंसान जाता है तो वो हेवनली पैलेसेस बनाता है। जैसे कि जब तुम फाउंडेशन लेवल पे रहते हो तो लाइफ फ्लेम बनाते हो। लेकिन अगर जितने तुम्हारे लाइफ फ्लेम होंगे ना तुम्हें उतना फ़ायदा होगा हेवनली पैलेस बनाने में। मतलब कि देखो अगर जिस बंदे ने 3 लाइफ फ्लेम बनाया और वो गोल्ड कोर लेवल में चला गया, तो 6 हेवनली पैलेसेस के बराबर उसका एक हेवनली पैलेस होगा। समथिंग ऐसा ही कुछ एक्सप्लेन करते हो। लेकिन ये तो शुरुआत है। उसके ऊपर में जब 4th लाइफ फ्लेम बना लेते हो, तो तुम 7वाँ हेवनली पैलेस बना सकते हो। और अगर 121वाँ धर्मापर्चर खोल लिया तो तुम 8 हेवनली पैलेस बना सकते हो। तो तुम्हारा पावर लेवल नॉर्मल गोल्ड कोर कल्टीवेटर से कहीं ऊपर होगा और तुम्हारे पास लाइफ लैम्प भी है। असली फ़ायदा होता है लाइफ लैम्प का गोल्ड कोर लेवल पे जाने पे, क्योंकि एक-एक जो लाइफ लैम्प है उससे एक हेवनली पैलेस बन सकता है। मतलब तुम्हारे पास 10 हेवनली पैलेस होंगे, 8 तो तभी बन जाएँगे जब तुम्हारे 121 धर्मापर्चर खुल गए और 2 लाइफ लैम्प है तो 2 हेवनली पैलेसेस। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि लाइफ लैम्प क्यों इम्पोर्टेंट है गोल्ड कोर कल्टीवेटर के लिए। ज़ू इन चीज़ों को सुन रहा था, उसे समझ में आ रही थी। तो ज़ू को खतरा फ़ील होता है ना क्योंकि गोल्ड कोर कल्टीवेटर भी तो इस पर अटैक कर सकते हैं लाइफ लैम्प के लिए। मास्टर 7 स्माइल करते हैं कि तुम डर रहे हो? ज़ू बोलता है एकदम प्यार से कि हाँ, बिल्कुल डर रहा हूँ। कि जो गोल्ड कोर लेवल में पहुँच गया ना उसके लिए लाइफ लैम्प फिर काम नहीं करेगा, वो उसको फिर यूज़ नहीं कर सकता। लाइफ लैम्प तुम्हें फाउंडेशन लेवल पे ही मर्ज करना पड़ेगा बॉडी में, तब तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो गोल्ड कोर लेवल में। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है और मैंने तुम्हें ये भी दिया हुआ है सुप्रीम लिमिटलेस क्राउन, वो पहन के रखो। वो तुम्हें नासेंट सोल लेवल तक का प्रोटेक्शन देगा। और उसके बाद मास्टर 7 5 बॉल ऑफ लाइट्स निकालते हैं, जिसमें से एक जेड स्लिप वो निकाल करके ज़ू को देते हैं कि ये पढ़ लो, तुम्हें क्राउन के बारे में पूरा पता चल जाएगा। 4 बॉल ऑफ लाइट्स और थे। सेकंड बॉल ऑफ लाइट ही निकालते हैं, ज़ू की तरफ देते हैं। वो एक आगे जब बढ़ता है तो एक गुड़िया में बदल जाता है छोटी-सी और वो बोलते हैं ये लाइफ स्वैपिंग घोस्ट डॉल है, हाई लेवल का ग्रू आइटम। इसकी 3 लाइफ है। अगर तुम इसके साथ ब्लड कनेक्शन बना लेते हो, तो तुम्हारी जगह पे ये 3 बार मर सकती है। तुम सेफ रहो। तो सेक्ट में तो ज़रूरत नहीं है, सेक्ट के बाहर जाओगे तो तुम्हें काम तो पड़ेगा। कस के पकड़ता है तो मानो एक आवाज़ आ रही थी घोस्ट घोस्ट हॉल में से। मास्टर 7 फिर बोलते हैं, कोई इम्पीरियल क्लास टेक्निक देना तो मुश्किल है क्योंकि इम्पीरियल क्लास टेक्निक इनहेरिट किया जाता है। तो उसमें तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, जो भी तुम्हारा वो गोल्डन क्रोडी है। यीशु के मन में कुछ विचार आता है क्योंकि देखो अगर सेम इम्पीरियल क्लास टेक्निक है तो दूसरा वाला पहले को खा करके इवॉल्व हो सकता है। तो मास्टर 7 बोलते हैं तुम उसका टेंशन मत लो, प्रेसिडेंट के पास भी सेम टेक्निक है लेकिन तुम बहुत वीक हो, ऐसा काम नहीं करेंगे वो। फिर वो बोलता है कि मुझे मालूम है उस बंदे ने तुम्हें बोला था कि तुम्हारे पास मैजिकल टेक्निक्स की कमी है, मतलब मास्टर सेंग्यून ने, क्योंकि पहले तुम्हारे पास कोई मास्टर नहीं था लेकिन अब तुम्हें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और मास्टर 7 इसको तीसरा बॉल ऑफ लाइट देता है, एक सीलिंग मार्क वाली औरत जो कि ज़ू के थर्ड आई से एंटर कर जाती है और ज़ू को पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। इस टेक्निक का नाम था 9 फोल्ड सुनामी, जैसे कि ज़ू क्या कर सकता था, एक बड़ा सा समुद्री क्षेत्र प्रकट कर सकता था और उसके पावर से किसी को भी सामने वाले को क्रश कर सकता था। दूसरा टेक्निक ये जो देते हैं वो ग्रू टेक्निक था जिसको बोलते हैं डार्क सेरेनिटी कर्व। तो ये इन्फॉर्मेशन भी ज़ू के माइंड में चला जाता है और ये बताते हैं कि जो डार्क सेरेनिटी कर्व है इन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट करके बनाया है जितना इनको समझ हुआ था। और ये बोलते हैं आखिरी चीज़ जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कोई मैजिकल टेक्निक नहीं है, वो एक ग्रू टेक्निक, वो भी नहीं है, एक सीक्रेट टेक्निक। मैंने देखा तुम मुक्के से ज़्यादा बैटल करते हो, टेक्निक तुम्हें ज़्यादा सूट करेगा और उसका नाम था 9 स्प्रिंग्स। तो इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए पहले तुम्हें 8 मुक्के मारने पड़ेंगे सामने वाले ओपोनेंट को। 9वां मुक्का जो तुम मारोगे ना वो उनके एक थर्मापर्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर जो गोल्ड कोर कल्टीवेटर होगा हेवनली पैलेस के साथ ये उन पर भी सही काम करेगा। लेकिन बहुत खतरनाक टेक्निक है तो ध्यान से यूज़ करना, क्योंकि अगर तुम ये टेक्निक किसी पर यूज़ किए और वो बच गया तो ये इन्फॉर्मेशन फैल सकती है। तो 5वां और अभी ज़ू के थर्ड आई में एंटर कर जाता है और ये बताते हैं ये टेक्निक मैंने किसी को नहीं सिखाया, ये तुमको ही दे रहा हूँ, क्योंकि इसको मत समझना कि मैं तुम्हारी तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है। तुम्हारा जो एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं उन पर ये स्टाइल काम नहीं करता, तो तुम्हारे लिए बेस्ट सूटेड है।
तो ध्यान से इस टेक्निक का इस्तेमाल करना। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट एके मुसाफिर विदा लेता हूँ।